हेलो बच्चों, तो आज हम अपना केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा ये जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इसी में ही हम सबसे पहले केमिस्ट्री की ही डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कि उस सब्जेक्ट में बेसिकली हम 2 साल, और जब तुम आगे भी बीएससी करोगे, आगे भी करोगे, कुछ भी अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करोगे तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं। देखो, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री एक्चुअल में मैटर से ही रिलेटेड होती है। मैटर, नॉट मेटल। मैटर मीन्स पदार्थ। 9th में तुमने पढ़ा होगा, जो सबसे पहला लेसन था वो तुम्हारा पदार्थ के ऊपर ही था। तो पदार्थ क्या होता है बेटा, कि हर चीज़ पदार्थ ही है। जो चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं, जो दिख रही है चाहे नहीं दिख रही है, बट वी कैन फील इट, जैसे कि हवा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, जो भी तुम्हें अपने आसपास चीज़ नज़र आ रही हो, जो भी चीज़ तुम महसूस कर पा रहे हो, हर चीज़ पदार्थ ही होती है, ठीक है बेटा। एनीथिंग विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस, की जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके द्वारा जिसको हम महसूस कर सकें, जिसका कुछ मास हो, कुछ भी भार हो, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, ठीक है। तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो जगह घेर सकती है, विच हैव सम मास एंड विच कैन बी फेल्ट बाय एनी 1 और 5 ऑफ आवर सेंसेस। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनमें एक के द्वारा या एक से ज़्यादा के द्वारा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो दोज ऑल थिंग्स आर मैटर। तो वो सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, मैटर ही होती हैं, ठीक है बेटा। तो हम साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, ठीक है ना, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, की साइंस की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर वो पदार्थ बना हुआ है। जैसे कोई अणुओं से मिलकर बना है, कोई परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई आयन से मिलकर बना है। तो कोई भी मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, मतलब उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, कि उसकी संरचना कैसी है उस पदार्थ की, ठीक है। एंड अबाउट द, एक तरीके से कि कोई भी हमारा पदार्थ होता है तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, कैसी उसकी संरचना होती है, क्या उसके गुण होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और मैटर, कोई भी अगर चीज़ है, उसकी अगर हम अवस्था को बदलते हैं, जैसे कि आइस है तो वो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन गैसियस फॉर्म, कि हम उसको गैस के रूप में भी बदल सकते हैं। तो पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की हमारी एक तरीके से 3 अवस्थाएं पॉसिबल होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो कैसे हम किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पर हम उन बदलावों को समझते हैं, तो उन सिद्धांतों को भी, उन लॉज को भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और वो सिद्धांत जो कि इन बदलावों को समझने में हमें मदद करते हैं। तो ये सारा हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। इट्स जस्ट एन डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट की एक परिभाषा है बस, ठीक है बेटा। तो अब हम अपनी यूनिट पर चलेंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर केमिस्ट्री की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज मैटर। मैटर ही है, ठीक है। पदार्थ को ही सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो पदार्थ की भी मैंने तुम्हें परिभाषा समझा दी कि जो कुछ भी जगह घेर सकता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैव सम मास, जिसका कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भार हो, सॉरी, एंड विच कैन बी फेल्ड बाय आवर 1 और मोर देन 1 ऑफ आवर 5 सेंसेस, कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनमें से किसी के भी द्वारा अगर हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा है, हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, बट वी कांट सी इट, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। हवा से हमारे स्किन पर हमें फील होती है, बालों पर फील होती है, कपड़ों पर फील होती है, तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की कोई भी जो चीज़ होती है सब मैटर कहलाती है, ठीक है। तो मैटर की अब हम अलग अलग शाखाएं देखेंगे। तो देखो, भौतिक रूप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक का क्या मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, मतलब वो हमारे सामने है। कोई चीज़ सॉलिड रूप में है, लिक्विड रूप में है, गैस के रूप में है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। पर मैं कहूँ कि भाई कोई लकड़ी है
जैसे ये लकड़ी है तो इसके अंदर कार्बन है। अब तुम्हें कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो कार्बन को दिख रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं, दिख रहे हैं कोई सी 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 सी, है ना। ऐसे तो हम नहीं, हमें इसकी ठोस अवस्था तो दिख रही है, पर इसके अंदर हमें कार्बन तो नहीं दिख रहे कि भाई हाँ दिख रहे हैं कि सी 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 बन रहा है, मतलब सी तो हमने एक सिंबल असाइन किया है उसको, बट हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है ना कि जो हम सिंपल अपनी आंखों से ऐसे देख सके भाई हाँ देखो इसमें तो ये वाला एलिमेंट है, समझ लो बेटा। तो उसके अंदर कौन सा अणु है या कौन सा परमाणु है वो उसका केमिकल रूप है, और जिस रूप में वो हमें नज़र आ रहा है, ठोस है, लिक्विड या गैस है, वो उसका फिजिकल रूप है, भौतिक अवस्था है। और जो इसके अंदर जिन चीज़ों से मिलकर वो बना हुआ है वो उसकी रासायनिक अवस्था है। तो भौतिक रूप से हम मैटर को 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकली हम मैटर को 2 भागों में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है बेटा। तो अब हम जब फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को तुमने 9th में भी पढ़ाई हुआ है वैसे तो, बट स्टिल मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो सॉलिड क्या होता है बेटा कि कोई भी चीज़ जिसका एक निश्चित क्या होता है, वॉल्यूम हो और निश्चित ही शेप हो, मतलब जैसे उसका आकार निश्चित हो और उसका आयतन निश्चित हो। हिंदी में जब तुमने 9th में पढ़ा होगा। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका एक निश्चित आकार होता है, वही इसका एक निश्चित आकार है, इसका एक निश्चित आयतन भी है, तो वो होता है सॉलिड। अब लिक्विड पर आए, अब जैसे मैं कहूँ मैंने 2 लीटर दूध लिया, अब मैं कहूँ कि दूध गोल है, दूध चौकोर है, दूध तिकोना है, ठीक है। तो दूध क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, एंड लिक्विड क्या है, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है, डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप, उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे वैसा ही आकार ले लेगा, पर उसका आयतन तो निश्चित है। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि भगोने में अगर मैंने 2 लीटर दूध लिया तो बाल्टी में अपने आप 4 लीटर हो जाएगा, ऐसे तो फिर हम टब में दूध लिया करेंगे, अपने आप जितना दूध लेंगे वो बढ़ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। उसका जो आयतन है 2 लीटर दूध है तो 2 लीटर ही रहेगा, चाहे बर्तन तुम कोई भी ले लो, तो उसका आयतन क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो लिक्विड की क्या होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, बट इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, पर उसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो निश्चित होता है। और अगर हम गैस पे आएँ तो गैस की ना तो शेप डेफिनेट होती ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती। गैस को तुम जितनी जगह दोगे वो सारे को ऑक्यूपाई कर लेगा, छोटे बर्तन में रखोगे उसमें भी वो सारे में फैल जाएगा, बड़े बर्तन में रखोगे उसमें भी गैस सारे में फैल जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई निश्चित ना आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट, या हम कहें इट नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये हमने मोटा मोटा देखा, जो तुम्हें 9th में भी देखा है कि व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। नाउ वी कम ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन, तो इसी से ही हमें मतलब रहेगा अपने केमिस्ट्री में, तो हम यहाँ पर अब आ रहे हैं। तो केमिकली अगर हम देखें तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर। अब हम थोड़ा इसके अंदर चलेंगे, इन टर्म्स को इतना नहीं समझ रहे हैं, इसके अंदर वाली टर्म्स को हम क्लियर करेंगे। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। एनीथिंग हम कहें कि भाई ये बहुत शुद्ध चीज़ है, ठीक है। शुद्ध का मतलब क्या होता है कि कोई मिलावट ना हो, ठीक है बेटा। तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब यहाँ जो भी चीज़ है, पदार्थ का जो भी रूप है वो बहुत शुद्ध है, ठीक है। तो उसको फिर हम 2 भागों में चल के तब हम उसकी डिटेल को वी कैन अंडरस्टैंड कि प्योर सब्सटेंसेस फिर हमारे 2 पार्ट में हम उसको बांट सकते हैं, वन इज एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझेंगे और इनको अंदर से भी समझेंगे कि इनकी परिभाषाओं को भी जानेंगे। तो एलिमेंट क्या होता है बेटा, जब तुमने साइंस को हिंदी में अब तक पढ़ा है तो उसमें तुमने वर्ड सुना होगा तत्व, तुमने एक तत्वों की सारणी भी याद करी होगी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये हमारे जो 118 हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारे नेचुरल, ज़्यादातर नेचुरल हैं, बट काफ़ी सारे मैन मेड भी हैं। अगर हम अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल है जो आवर्त सारणी है उसको अगर कंप्लीट रूप में देखें तो उसमें 118 एलिमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो सारे क्या हैं, तत्व हैं। तो तत्व को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर,
किसी भी पदार्थ का जो सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है, शुद्धतम रूप जो होता है, दैट इज एलिमेंट। इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, उसमें बिल्कुल एक ही तरीके के सारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। हम अणु भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है कि परमाणु और अणु में देखो क्या फर्क होता है, क्योंकि परमाणु और अणु में अगर हम जाएं, देखो जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये उसका क्या है, परमाणु है, ठीक है, इट इज एन एटम। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा H2, तो ये हमारा क्या है, इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट इज इट्स, एक तरीके से अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं तो ये हमारा क्या है, अणु है, और ये क्या है, परमाणु है, ठीक है बेटा। मतलब एक अणु हमारा क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो अगर वो एक जैसे ही परमाणुओं से मिलकर बन रहा है तो वो एलिमेंट है। मतलब अगर हम बिल्कुल मोटा मोटा अंदर जाएं कि एलिमेंट में जितने भी कणों से मिलकर एलिमेंट बन रहा है, वो कण सारे बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम गैस क्या होता है, हीलियम के परमाणुओं से ही मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है, क्योंकि वो एटम के रूप में ही वो स्टेबल है, संतुष्ट है, तो वो एटम के रूप में ही हमें वो तत्व मिलता है, कौन, हीलियम, ठीक है। पर अगर हम आए हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन स्टेबल रूप में, एक संतुष्ट रूप में हमें नेचर में, प्रकृति में H2 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो H2 तो क्या है, मॉलिक्यूल, अणु, ठीक है। और फिर हीलियम क्या है, परमाणु, एटम। तो ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, क्योंकि इसके भी अगर अणु के अंदर भी हम जाकर देखें तो वो फिर क्या है, एक जैसे एटम से ही तो मिलकर बना है। इसके अंदर मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो उसमें हाइड्रोजन 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 ही होंगे और कुछ नहीं होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन 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 ही होंगे, ठीक है, चाहे मैं कहूँ, और पर वो किस रूप में होंगे। अब ऑक्सीजन में भी वो कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। तो अगर या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो या वो एटम की फॉर्म में हो, चाहे परमाणु के रूप में हो चाहे अणु के रूप में हो, पर वो होंगे सारे कैसे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। और वो जो अगर अणु के रूप में भी है तो उस अणु के अंदर भी जो परमाणु है वो सारे बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। O2 के अंदर भी कौन से एटम है, O ही है, सारे ऑक्सीजन ही है, ठीक है। मतलब जब मैं ऑक्सीजन तत्व की बात कर रही हूँ तब नाइट्रोजन उसमें कहीं से नहीं आएगा, मतलब कोई और तत्व उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक जैसे ही सारे कण होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब वो कण एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल होते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर के भी जो एटम है वो सारे भी बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट परिभाषा होती है एलिमेंट्स की, ठीक है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं भी आया है, थोड़ा बहुत देखो, मतलब इतना आसान नहीं होगा साइंस का तुम्हारी शुरुआत का सफर, इस बात को मान कर चलना बेटा। जो इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं, जैसे मैंने थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही करा था, स्टिल मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, 2 महीने 3 महीने। हम तो जैसे कॉलेज में पढ़े थे तो बहुत हेजिटेट भी करते थे, हम मतलब पूछ भी नहीं पाते थे, तो मतलब प्रॉब्लम तो आती है देखो बेटा, पर मतलब अड़े रहना है, डटे रहना है, 2-3 महीने निकाल जाना, फिर तुम्हें साइंस इंग्लिश में ही ज़्यादा आसान लगेगी। तुम अपने सीनियर स्टूडेंट से इस बात को कंफर्म कर सकते हो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, क्लासेस लग रही हैं नहीं लग रही हैं, तुम्हारा सिलेबस कराना, सिलेबस को अच्छे से कराना, तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करना, ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे, ठीक है, बट हम तुम्हारी कोऑपरेशन की बिना उसको नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना हमारे साथ, ठीक। कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछना, मतलब छोड़ ही दो चीज़ों को, मतलब गिव अप कर दो तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है बेटा। तो अड़े रहना है, डटे रहना है, तो सब समझ में आएगा। तो अगर इस डेफिनेशन में तुम्हें सारा कुछ नहीं भी क्लियर हुआ है तो कोई इतनी अभी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि एलिमेंट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एलिमेंट हमारा क्या होता है, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, दैट इज एलिमेंट। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट को फिर फर्दर हम 3 भागों में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातु, ठीक है,
अधातु और उपधातु। ये भी तुमने 10th में पढ़ा है, धातु एवं अधातु चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारा मेटल क्या होता है। मेटल मतलब ऐसी चीज़ होती है बेटा जो कि गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब सुचालक होती है, जिसमें से लाइट भी पास हो सकती है, जिसमें समझ रहे हो कि बिजली भी गुजर सकती है जिसमें से, और क्या होता है हीट भी पास हो सकती है। जैसे लोहे की छड़ को हम गर्म करेंगे तो दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाएगा, बट लकड़ी का एक एंड गर्म करेंगे तो दूसरा एंड उसका गर्म नहीं होगा। तो मतलब लकड़ी कैसी है, वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होती है, और वो कैसी होती है, अधातु होती है। इट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन सबको हम एक डेफिनेशन में थोड़ा समराइज भी कर लेते हैं कि मेटल क्या होता है, जिसमें चमक होती है। इट हैज़ अ लस्टर, चमक होती है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और क्या होता है कि भाई जो मेटल होता है ना बेटा हमारा, बेसिकली हम एक तरीके से डिफरेंस में अगर देखें तो मेटल को हम पीट के चादर के रूप में भी बदल सकते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, और अगर उसको हम ऐसे तार के रूप में खींचे तो वो खिंच जाता है, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, जो तन्यता तुमने पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, तो ये मेलिएबल होते हैं मेटल्स डक्टाइल होते हैं, तार के रूप में भी खिंच सकते हैं, चादर के रूप में भी फैल सकते हैं, सुचालक होते हैं हीट ऊष्मा और उसके किसके, विद्युत के, और क्या होते हैं उनमें एक चमक होती है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम आवर्त सारणी को देखोगे तो उसमें ज़्यादातर जो तत्व हैं वो ज़्यादातर तत्व हमारे धातु होती है। ठीक है बेटा, जैसे सोडियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो ऐसे तुम 3-4 एग्जाम्पल्स ध्यान रख सकते हो। अगर हम आए नॉन मेटल पर, तो नॉन मेटल में सारी बातें उल्टी हो जाएंगी कि इसमें कोई चमक नहीं होती, ये ना मेलिएबल होते ना डक्टाइल होते, अगर इन पर मैं चोट मारूंगी तो टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे लकड़ी पर, कोयले पर चोट मारो तो फैलती थोड़ी ना जाएगी, वो छोटे छोटे पीसेज में जस्ट गेट ब्रेक डाउन। तो जो छोटे छोटे पीसेज में टूटने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, और क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डजंट हैव एनी लस्टर, उसमें कोई चमक नहीं होती है। तो ये नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। आयोडीन है। ठीक है बेटा, ऐसे 3-3, 4-4 हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जब तुम पीरियोडिक टेबल को अगर बुक की शुरुआत में देखोगे तो उसमें एक ऐसे सीढ़ी की सी तुम्हें एक जिगजैग लाइन दिखेगी, तो जिगजैग लाइन के इधर वाले तो सारी धातु होती हैं, और इधर वाली जो थोड़ी सी होती है वो अधातु होती है, दे आर नॉन मेटल्स। और उस जिगजैग लाइन के इधर और इधर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं मेटलॉइड्स, उपधातु। मेटल और नॉन मेटल के बीच के, मतलब जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं, ना वो पूरी तरह से धातु होते हैं ना वो पूरी तरह से अधातु होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो ये हमारे मेटलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, एंटीमनी है, तो वो तुम्हारे एग्जाम्पल में उसमें लिखा भी होगा। तो ये हमारा एलिमेंट को हमने पढ़ा। अब कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हाँ बेटा, अब हम कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो कंपाउंड हमारा क्या होता है, कंपाउंड भी एक शुद्ध रूप ही होता है मेटल का। ठीक है, शुद्ध रूप तो है ये, पर इसमें देखो क्या होता है कि जो एक कंपाउंड होता है ना बेटा, वो कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पर जब वो मिलकर जब बनता है तो बनकर फिर वो एक ही चीज़ हो जाती है। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे कि देखो वाटर है, तो H2O होता है, ये सबको पता होगा कि वाटर इज H2O, उसका ये सूत्र होता है। अब तो इसके अंदर अगर जाकर देखो तो इसके अंदर फिर 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी है। पर जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं बस लेकर बैठ जाऊं तो क्या वो पानी होगा? तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मतलब ऐसे पाइप से अपने अंदर ले लो, हाइड्रोजन गैस को ले लो, तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? क्या तुमने पानी पिया? नहीं ना बेटा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखो, मैंने इस सूत्र को ही हम जल कहते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को H3O4 लिख दूँ, H2O5 लिख दूँ, ठीक है, H3O2 लिख दूँ, अब क्या इस सब में ही देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बट क्या हम इनको जल कहेंगे? नहीं, नहीं कह पाएंगे।
समझ रहे हो? क्योंकि जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसे मिल गए और एक निश्चित अनुपात में जब मिले, और वो अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे अमेरिका का पानी है, चाहे भारत का पानी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे कहीं कनाडा का है, कहीं का भी है, वाटर इज ऑलवेज H2। ठीक है, व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो एंड फॉर्म अ क्या है, एक तरीके से एक पर्टिकुलर उसने एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको कि हम फॉर्मूला H2O से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वाटर। तो क्या है कि इसमें तुम देखो कि अब तुम कहो इसमें तो मिलावट है, दो तत्व आपस में मिल गए, दो तत्व तो आपस में मिले पर वो निश्चित अनुपात में और इस तरीके से मिले हैं कि अब उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। वो दो तो थी चीजें, पर वो दो मिलकर एक तरीके से शुद्ध रूप बन चुकी है। ठीक है बेटा, अरे बात समझ में, मतलब उनमें दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में निश्चित अनुपात में और ऐसे आपस में आबंध बना लेती हैं, तो वो पहले कैसी थी उस रूप से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब उनका एक नया रूप बन चुका होता है और वो एक नई चीज के रूप में और एक इंडिपेंडेंट चीज के रूप में, मतलब अब वो अपने आप में एक तरीके से एक स्वतंत्र, एक अपने आप में एक शुद्ध चीज है। समझ रहे हो? जब मैं जल कहती हूँ तो वो जल ही है, ना वो हाइड्रोजन गैस है, ना वो ऑक्सीजन गैस है। अब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बन चुकी है, एक स्वतंत्र चीज बन चुकी है, जिसका जिन चीजों से वो मिलकर बनी उनसे अब उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बेटा बात? तो कंपाउंड क्या होता है समझो। कंपाउंड भी एक शुद्ध रूप ही है पदार्थ का, ठीक है, पर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। ठीक है, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं, और अब वो खाली क्या है? अब जब हम ऐसे कहते हैं कि हम शुद्ध पानी पी रहे हैं तो वो खाली क्या है? H2O। ठीक है, उसमें H2 के मॉलिक्यूल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी उसमें H2 है, O2 है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। उसमें क्या है? उसकी जो एक सिंगल जो एक पार्टिकल है, उसका जो एक कण है, जब मैं शुद्ध जल की बात कर रही हूँ तो उसका जो एक कण है वो क्या है? वो H2O है। वो एक ऐसा अणु है, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको कि हम H2O कहते हैं। वो अपने आप में क्या है? एक शुद्ध रूप और एक स्वतंत्र रूप है। उससे उसका अब उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना था। वो जुड़ गया, बन गया। अब उसके अंदर अलग अलग सारी चीज़ें वो बिल्कुल एक जैसी हैं और वो सारी क्या है? H2O। समझ में आई बेटा बात? तो एलिमेंट के अंदर तो एक जैसे ही क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? एक जैसे परमाणु या अणु होते हैं, पर वो अणु के अंदर भी परमाणु सेम ही होते हैं। पर कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, कंपाउंड में क्या होते हैं? सारे एक जैसे अणु होंगे, वहां अणु ही होंगे। ठीक है, वहां सारे एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आ रही बेटा बात? पर वो मॉलिक्यूल खुद अपने आप क्या है? एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पर इसमें अणु के अंदर क्या है? ऑक्सीजन ही है। ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में। तो कंपाउंड क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब एक परिभाषा को जानो। ठीक है, यहाँ तक ये परिभाषा समझ में आ रही है तो वो भी सफिशिएंट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहती हूँ बेटा, मतलब सब्जेक्ट की स्टार्टिंग से ही तुम उसको डीप में जानो, उसको मतलब उसकी एक एसेंस को फील करो, उसको इंटरनली पहचानो कि हाँ दिस इज केमिस्ट्री। समझ रहे हो बेटा? तो तुम्हें एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, सब। ठीक है, क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड है, सब चीज़ें एकदम यहाँ क्लियर होनी चाहिए। और एकदम शुरू से नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएंगी, पर आ जाएंगी। ठीक है ना, चिंता मत करना, डटे रहना बस। ठीक है, तो क्या होता है बेटा हमारा कि कंपाउंड क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स गेट कंबाइंड, बट दे कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। पर वो एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन और भी सिंपल तुम्हें मिल जाती हैं। जब हम मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस करते हैं तो उसमें हम सिंपल कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड आर इन ए डेफिनेट रेशो। मतलब जिन चीज़ों से मिलकर कंपाउंड बनता है उसके अंदर, समझ रहे हो बेटा, उसके अंदर जिन परमाणुओं से मिलकर वो बना है उन परमाणुओं के जुड़ने का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम, बट दोज एटम्स आर कंबाइंड इन ए डेफिनेट रेशो। ठीक है, वो एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें और इसमें फर्क समझ में आया बेटा?
एलिमेंट तो हमारा क्या होता है, एक जैसे ही परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और कंपाउंड हमारा क्या होता है, कंपाउंड में हम क्या कहेंगे कि इन कंपाउंड देर आर मोर देन वन एलिमेंट बट दोज एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। वो जो तत्व आपस में जब जुड़े हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े हैं। तो क्योंकि उनका अनुपात निश्चित हो गया तो और वो मिलकर एक ही चीज बन चुके हैं, तो इसलिए उसको भी हम शुद्ध रूप कहेंगे। पर एलिमेंट को हम शुद्धतम रूप कहते हैं क्योंकि उसके अंदर तो जो परमाणु हैं वो भी सारे एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर अणु एक जैसे हैं, उसके अंदर परमाणु एक जैसे नहीं है, पर उन परमाणुओं के मिलने की अनुपात क्या है, वो निश्चित है, ठीक है। अब जिसमें तुम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे H2 है, CO2 है, C6H12O6 है, ग्लूकोज होता है तुम्हारा, एनी कंपाउंड है ना। कोई भी सूत्र तुम्हें जो ध्यान है, H2SO4, HNO3, जो भी तुम्हें याद है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल आर कंपाउंड्स। तो वो सब हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है बेटा। कंपाउंड को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो बेसिकली जब तुमने कार्बन एवं उसके यौगिक लेसन 10th में पढ़ा होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन से ही अगर हमने कोई और कंपाउंड बनाया तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और हाइड्रोकार्बन तो होते ही हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन या उनसे ही बनाए गए, उनसे ही डिराइव करे हुए कंपाउंड, तो वो सब किस में आते हैं, दोज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। एंड ऑल अदर कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो ये सब कैसे होते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए कंपाउंड वो सारे तो होते हैं ऑर्गेनिक, और इसके अलावा बाकी जो होंगे वो सारे होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा। अब हम आएंगे मिक्सचर पर। तो मिक्सचर में देखो क्या होता है, जैसे कि अब मैंने पानी लिया एक गिलास, ठीक है, मैंने उसमें एक चुटकी नमक डाला, मैंने उसमें 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है। मतलब 2 गिलास ले लिए, दोनों में बराबर बराबर पानी था, एक में 1 चुटकी नमक डाल दिया, एक में 1 चम्मच नमक डाल दिया। वो भी नमकीन पानी है, वो भी नमकीन पानी है, उनमें तो कोई ऐसे फर्क नहीं है, समझ रहे हो। तो अब तुम देखो मिक्सचर में भी हमने 2 चीज़ों को मिलाया। जब कोई कंपाउंड बना था तब भी 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली थी, पर उनके मिलने का अनुपात बेटा एकदम निश्चित था। इतना सा भी फर्क होने की कंपाउंड बदल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उस वाले कंपाउंड को तो हम वाटर कहते हैं, पर एक दूसरे निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं ना तो वो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारे लिए अमृत है और ये बेटा जहर होता है, ठीक है, ये पॉइजनस होता है। तुम समझ सकते हो, अनुपात के थोड़े से बदलने से गुण ही सारे बदल जाते हैं। तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। तो कंपाउंड में जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं बिल्कुल ही एकदम एक्यूरेट एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशो में ही आपस में मिलती हैं, तभी वो ही कंपाउंड कहलाता है। समझ रहे हो, अनुपात बदलते ही कंपाउंड भी बदल जाता है। तो कंपाउंड में बेसिक बात क्या होती है कि वहाँ जो आपस में 2 या 2 से अधिक आपस में जो कण जुड़ रहे हैं, जो 2 या 2 से अधिक आपस में तत्व जुड़ रहे हैं, उनके जुड़ने का अनुपात निश्चित है। पर अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक कोई भी चीज़ें हम आपस में मिला रहे हैं, कुछ भी मिला रहे हैं, चाहे तत्व मिला रहे हैं, चाहे कंपाउंड मिला रहे हैं। जैसे जब हम नमकीन पानी मिलाते हैं तो हमने H2O में NaCl डाला, एक हमने कंपाउंड लिया वाटर और एक लिया नमक, उनके अनुपात को हम कम ज़्यादा कर देंगे वो तब भी नमकीन पानी ही कहलाएगा। तो मिक्सचर में जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उनके मिलने का अनुपात निश्चित नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड में मिलने की जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, और जो मिक्सचर है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता। किसी भी अनुपात में हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला दें तो दैट इज मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है बेटा,
कि दो चीज़ें आपस में ऐसे मिक्स हो जाएं कि हमें पता ही ना लगे कौन सी चीज़ कहाँ चलेगी। जैसे नमक को पानी में घोलना, चीनी को हमने पानी में घोला, तो एक क्लियर हमें सोल्यूशन दिखता है, एक साफ घोल दिखता है, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, तो जब एक सारता आ जाती है हमारे किसी भी मिक्सचर में, ठीक है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस गेट मिक्सड इन अ यूनिफॉर्म मैनर, यूनिफॉर्म मतलब एक सारता है, बिल्कुल एक जैसा सारा नजर आ रहा है, तो उसको तो होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जैसे मिट्टी को पानी में घोलो, तेल को पानी में घोलो, तो दोनों अलग अलग नजर आते हैं, तो वहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वहाँ कोई एक सारता नहीं है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल नहीं पाती हैं तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद एक डिफरेंस का भी मैंने तुम्हें फोटो भेजा था कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। हाँ, तो देखो बेटा, मिक्सचर और कंपाउंड में अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो, इधर अगर हम ले कंपाउंड और अगर हम इधर लें मिक्सचर, तो देखो एक मैं मोटा मतलब मैं इसमें पूरी लाइन नहीं लिखूंगी, मैं जैसे इसको अंडरस्टैंडिंग मैनर में पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, पूरा रिटर्न में मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसको सेंड कर रखा है। तो कंपाउंड में तो क्या होता है, हम एक टर्म सिंपल यूज करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर हमारा मिक्सचर बन रहा है या हमारा कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो उनके जुड़ने का अनुपात कंपाउंड में तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, देयर इज फिक्स्ड रेशो, और मिक्सचर में क्या होता है कि फिक्स्ड रेशो नहीं होता। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा क्या होगा कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। ठीक है, या नॉट अ फिक्स्ड रेशो, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो बजाय कि हम नॉट अ फिक्स्ड कहें, ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तुम्हारे लिए याद करने में, तो तुम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इन एनी रेशो। शायद डिफरेंस में यही होगा, जब तुम उसको लिखा होगा ना तो ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर तो मिलने का अनुपात निश्चित होता है, यहाँ वो किसी भी अनुपात में आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम डिफरेंस का पॉइंट देखें, जो कंपाउंड जब बनता है तो उसके जो गुण होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिनसे मिलकर बना था उनसे एकदम अलग होते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पर H2O जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। मतलब जब एक कंपाउंड बन जाता है तो उसके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, किससे, उन चीज़ों से जिनसे कि वो मिलकर बना है। ठीक है, जैसे बच्चा माँ बाप से एकदम अलग है, कोई कैसी भी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब ये बच्चा नहीं है, समझो, मतलब एक जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उन चीज़ों से उसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पर मिक्सचर में क्या होता है, जब हमने नमक और पानी को मिलाया तो नमकीन पानी ही मिला, कुछ नई चीज़ नहीं बनेगी कि कोई उसमें मीठापन आ गया, कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, तो मिक्सचर के जो गुण होते हैं वो अपने ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का ही मिला जुला रूप होते हैं। ठीक है, दे आर मिडवे बिटवीन देम। ठीक है, जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उन्हीं का ही कुछ बीच का या मिला जुला सा रूप होते हैं। किसके गुण, मिक्सचर के गुण। पर कंपाउंड के गुण बिल्कुल अलग होते हैं जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है उनसे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकंड एक तरीके से प्रॉपर्टीज को लेकर हमारा डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, पर यहाँ पर क्या रहेंगी, उसी की ही जैसी रहेंगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, अगर हम इसका एक मेन पॉइंट देखें तो जो कंपाउंड हमारा होता है वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। कंपाउंड जब भी बनेगा तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी कि दो चीज़ें आपस में प्रॉपर आबंध बनाएंगी, तब जाकर हमें वो चीज़ मिलेगी। पर जो मिक्सचर होता है वो एक भौतिक बदलाव है कि बस दो चीज़ें आपस में मिल गई हैं और कुछ नहीं हुआ है। समझ रहे बेटा? तो कंपाउंड हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक बदलाव है। पर मिक्सचर का बनना क्या है, एक भौतिक बदलाव है, बस उसकी अवस्था हमें थोड़ी बदली हुई सी नज़र आ रही है। अदरवाइज मतलब ऊपर ऊपर से सब नज़र आ रहा है हमें, कुछ अंदर कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है। केमिकली अभी भी वो नमक ही है,
वो पानी ही है जब हमने नमकीन पानी बनाया। तो ये एक भौतिक बदलाव के कारण बनता है और ये एक रासायनिक बदलाव का परिणाम होता है। ठीक है बेटा। और अगर हम इसमें देखें कि कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, अगर हम उनको अलग करना चाहिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि उनको सेपरेट करना, एक बार अगर जल बन गया ना, वाटर बन गया, तो उससे दोबारा से मैं कहूँ कि मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आराम से मिल जाएगी, ना मिले। ठीक है, नहीं मिल सकती बेटा, मतलब मिल सकती है बट वी हैव टू अप्लाई द वेरी टफ मेथड्स टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इतने इजीली वी कांट सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड एक बार जब बन जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, बट अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बनता है तो उनको अलग करना इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल ही मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा, जैसे नमक और पानी है तो हम डिस्टिलेशन विधि के द्वारा, और भी बहुत सारी विधि होती हैं, उसके द्वारा हम उनको आराम से दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इट इज़ इजीली टू सेपरेट इट और मिक्सचर में, और इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, हम उसको दोबारा से हम उन जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उनको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और हम देखें कि जब एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड जब बनता है तो जो चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाती हैं तो उनके मतलब एक ऊर्जा निकलती भी है, ऊर्जा देनी भी पड़ जाती है। तो या तो ज़्यादा निकलती है या ज़्यादा देनी पड़ जाती है। तो ऊर्जा हीट के रूप में भी हो सकती है, लाइट के रूप में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी हो सकती है। तो जब एक कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के बनने के दौरान या तो ऊष्मा निकलेगी ज़्यादा या देनी पड़ेगी, या लाइट निकलेगी या देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी या देनी पड़ेगी। मतलब किसी न किसी रूप में ऊर्जा का आना या जाना होता है जब एक कंपाउंड बनता है। पर मिक्सचर के बनने के दौरान किसी भी तरीके की एनर्जी ना निकलती है ना ही देनी पड़ती है। तो यहाँ ऊर्जा का कोई आना जाना नहीं होता, पर यहाँ पर ऊर्जा को किसी रूप में देना भी पड़ता है और किसी रूप में वो निकलती भी है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट डिफरेंस था। और एक जो लास्ट डिफरेंस है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो कंपाउंड होता है ना बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब होता है कि जैसे जल है, तुमने 9th में भी पढ़ा होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शार्प का मतलब होता है एक वैल्यू। जो कंपाउंड होता है बेटा, क्योंकि उसमें एक ही तरीके के सारे आबंध होते हैं, ठीक है, तो किसी एक निश्चित तापमान पर वो पूरा का पूरा क्या है, वेपर फॉर्म में बदल सकता है। जैसे पानी है मेरे पास, कितना भी पानी है बेटा, अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखूँ, ठीक है, ज़्यादा करूँगी तो उड़ ही जाएगा। अगर मैं इवन उसको भी मेंटेन करके रखूँगी तो धीरे धीरे सारा उड़ जाएगा, बॉयल ऑफ हो जाएगा। समझ लो, मतलब जिन चीज़ों का एक निश्चित तापमान मेल्टिंग पॉइंट बिहेव करता है और एक निश्चित तापमान बॉइलिंग पॉइंट बिहेव करता है, उसको हम कहते हैं कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और शार्प बॉइलिंग पॉइंट है, कि किसी एक ही तापमान पर उबल जाना या पिघल जाना। ठीक है, पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। जब मैं नमक और पानी को मिला दिया तो कोई एक निश्चित तापमान उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बिहेव नहीं करेगा, वो एक रेंज में बॉयल ऑफ होगा। कि जैसे 100 से लेकर मैं कहूँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देना पड़ेगा, तब जाकर सारा वो उबलेगा। मतलब कोई एक टेम्परेचर की वैल्यू उसका बॉइलिंग पॉइंट या कोई सी और एक टेम्परेचर की वैल्यू उसका मेल्टिंग पॉइंट बिहेव नहीं कर सकती। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। अब इसके बाद तुम्हें एक एक डेफिनेशन भेजी थी एटम और मॉलिक्यूल की। तो एटम और मॉलिक्यूल शायद मैं तुम्हें अभी पहले बता ही चुकी हूँ। तो एटम हमारे बेसिकली क्या होती हैं कि एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से हमें प्रकृति में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कुछ का मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, चलो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ।
देखो बेटा, जैसे कि एटम है, जैसे हीलियम, तो हीलियम हमें एटम के रूप में ही प्रकृति में मिलता है। पर अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमें O2 के रूप में प्रकृति में मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारा, इसको तो हम एटम नहीं कहेंगे। तो पर इसका एटम क्या होगा, ऑक्सीजन को अगर मैं एटॉमिक फॉर्म में लिखूं, अगर परमाणु रूप में लिखूं, तो वो क्या है, O है। समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन का एटम है, एटम की बात हो रही है परमाणु की। ये ऑक्सीजन जो तत्व होता है ये उसका परमाणु है, ये हीलियम जो तत्व होता है ये उसका परमाणु है। ये स्वतंत्र रूप से मिलता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। तो एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा रूप जो होता है उसको हम परमाणु कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। किसी किसी तत्व का मिल जाता है, किसी किसी तत्व का नहीं मिलता। समझ में आ रही बेटा बात, तो उसको हम कहते हैं एटम। मतलब किसी भी तत्व का सबसे छोटे रूप क्या कहलाता है, उसका परमाणु कहलाता है, जो स्वतंत्र रूप से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अब हम बात करें मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल भी छोटे से छोटा पार्टिकल ही होता है। मतलब एक छोटा पार्टिकल होगा किसी भी तत्व का या किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, जैसे अगर वाटर कंपाउंड है तो उसका सबसे छोटा कण क्या होगा, एक H2। ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, O2, जो कि स्वतंत्र रूप से मिल सकता है, जिसमें कि एक से ज्यादा एटम हो। एक पूरी परिभाषा उसकी ये होती है क्या, कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एन कंपाउंड which is made up of more than one atom and which can exist independently, जो कि स्वतंत्र रूप से हमें मिलेगा ही। समझ में आ रही बात। और हम बात, अब तुम कहो स्वतंत्र रूप से तो ये भी मिल रहा है, पर हमने डेफिनेशन में एक बात और डाली है, विच है मोर देन वन एटम, कि एक ऐसा सबसे छोटा कण किसी भी तत्व का या किसी भी कंपाउंड का जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और जो हमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का ये सबसे छोटा रूप है, पर ये स्वतंत्र रूप से हमें नहीं मिलता। समझ में आ रही है बेटा बात। ये ऑक्सीजन का वो सबसे छोटा रूप है जो कि हमें स्वतंत्र रूप से मिल पा रहा है। ठीक है बेटा, और इसमें एक से ज्यादा एटम भी है, तो ये उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, और ये उसका क्या होगा, एटम होगा। समझ में आ रही है बेटा बात। तो मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, ऐसे मोटा मोटा ध्यान रखो कि मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा परमाणु जरूर होंगे, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग अलग हो। ठीक है, और वो उस पूरे पदार्थ का सबसे छोटा रूप होगा। ठीक है, जैसे एक H2 अगर मेरे पास है तो वो उसका मॉलिक्यूल है। बहुत सारे H2 अगर मेरे पास हैं तो वो मैं कहूंगी कि भाई ये पानी है, मेरे पास पूरा बहुत सारा पानी है। अगर वो बहुत पास है तो वो आइस है, अगर वो थोड़ी दूर दूर है तो वो लिक्विड है, और अगर बहुत दूर दूर है तो वो गैस है। जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो अब हम उसको देख पाते हैं, उस कंपाउंड को। समझ लो, अगर अकेला एक उसका कण मेरे पास होगा तो मैं उसको आंखों से नहीं देख सकती हूँ बेटा। ठीक है, तो ये भी छोटा रूप होता है, एटम भी छोटा रूप होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी छोटे से छोटा ही रूप होता है, पर ये स्वतंत्र रूप से हमेशा ही मिलेगा। ये स्वतंत्र रूप से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ठीक है, दोनों बातें रहती हैं। तो ये हमने एटम और मॉलिक्यूल को जाना। तो ये हमने अपना पहला टॉपिक इस यूनिट का खत्म किया, दैट इज ऑल अबाउट द मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा सा तुम्हें और बता देती हूँ आगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक वीडियो मैं तुम्हें पहले भेज चुकी थी, तो आई थिंक शायद वो तुम्हें क्लियर होगी। काफ़ी बच्चों ने हाँ भी बोला था, बट उसमें एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी वहाँ तुम्हें थोड़ा डाउट था, तो उस वाले टाइप के मैं एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस करती हूँ और थोड़ा सा उसको भी ले लेती हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बेटा, ये फिजिक्स में भी तुम्हारा टॉपिक है, और मैटर और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कुछ बेसिक यूनिट्स का टॉपिक है जो एज इट इज़ और डिटेल फॉर्म में तुम्हारा फिजिक्स में है, पहली यूनिट में ही है। तो तुम उसको फिजिक्स में करोगे, हम उसको केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं करता, ना ही हाँ कोई क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारा फिजिक्स में ही आ जाता है एक तरीके से टॉपिक, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि कोई नंबर अगर मेरे पास है तो उसमें जो जो भी डिजिट है, समझ रहे हो, जो जो भी अंक है मतलब उसमें, तो उनमें से किन अंकों का
तो सिग्निफिकेंस से मतलब फ़ायदा है, और किन अंकों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने अंकों का उसमें फ़ायदा होता है, मतलब जितने अंक उसमें सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, सिग्निफिकेंट मतलब जिनका कुछ फ़ायदा है, जिनका मतलब कुछ अहमियत है एक तरीके से, ठीक है बेटा। तो एक फिगर के अंदर, एक नंबर के अंदर जिन जिन अंकों का महत्व होता है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, ठीक है। तो हम ये इस सिग्निफिकेंट फिगर को बेसिकली हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि हमारे पास अगर एक नंबर है तो उसमें हमें काउंट करना होता है कि भाई इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कितनी है बस वो नंबर बताना होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो मैंने लिखा 4000, मैंने लिखा 401, ठीक है, मैं सारे ऐसे एक में ही तुम्हें बता देती हूँ। मैंने लिखा 0.05, ठीक है बेटा, मैंने लिखा 0.050, ठीक है, समझ लो बेटा। अच्छा, एक मैंने ऐसे लिखा 10800। अब देखो इन सब में हम देखेंगे, देखो, और एक हम ऐसा भी ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती है, मतलब जीरो नहीं है, तो वो सारी हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। जैसे इसमें अगर मैं देखूं, इसमें तुम देखो तो 4 इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ऐसी जीरो जो कि नंबर के किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रही होती है, और डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं भी, ठीक है। ऐसी जीरो जो हमारी एक तरीके से क्या आ रही है, इसको चलो इसमें देखेंगे, इसको यहाँ देखने से तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि फिर ये मिक्स हो जाएंगे रूल्स, तो उसको हम नीचे ही देखेंगे। जैसे मान लो इसी में किसी को देखो, तो ऐसी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके अंदर कितनी होंगी, 3 सिग्निफिकेंट। अब ऐसी जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट से एक तरीके से कैसी आ रही हो, जो नॉन जीरो डिजिट से हमारी पहले आ रही होती है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही हो और डेसिमल पॉइंट से भी पहले आ रही हो, मतलब नॉन जीरो डिजिट से जो पहले की डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ उसका डेसिमल पॉइंट बताने में हेल्प कर रही होती है हमें। तो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होती है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 होंगे, ठीक है। पर ऐसी जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रही हैं, ठीक है, कहाँ आ रही हैं, बाद में आ रही हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रही हैं, तो वो हमारी सिग्निफिकेंट ती है। जैसे कि ये हमारी 1 और 2, मतलब ऐसी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आती है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट हो चाहे ना हो, वो हमारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट ही होती है, ठीक है। जैसे इसमें 1 और 2 क्या होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब यहाँ है लोचा थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम समझेंगे। देखो, इसमें अगर ये नंबर एज इट इज है, इसमें तुम्हें कोई चेंज नहीं करना है, किसी और रूप में वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो इसमें ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें हमारी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसी नंबर में ही ना सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी बदल सकती है, डिपेंड करता है मैं उसको किस रूप में लिख रही हूँ। अगर मैंने इस रूप में लिखा तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब अगर इसमें मैं डेसिमल पॉइंट पुट करूं और जो जीरोस हमारे बाद में हैं, अगर मैं उनको पावर बनाकर लिख दूं, उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूं, पावर बना दूं, मतलब पावर में जो जीरो होती है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। अगर मैं इसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दूंगी और जितनी पावर चढ़ा दूंगी उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। मतलब इसी नंबर को हमने लिखा कैसे है, किस रूप में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं, उसके बेसिस पर उसमें वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जैसे कि अब मैंने मान लो इसको ऐसे लिखा 10.8। अब देखो पॉइंट अगर मैंने यहाँ लगाया तो 1 2 3 पोजीशन पहले लगा दिया ना, तो मैं इसको इंटू 10 की पावर 3 लिख दूंगी। भाई जितना पॉइंट मैं पीछे से जितना चली हूँ अंदर की तरफ, उतना ही 10 की पावर बन जाएगी। 1 2 3, मैंने 3 डिजिट से पहले पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको 10 की पावर बना दिया, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। इसी नंबर को देखो अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया, समझ लो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या हमारे कितना जा रहा है, ठीक है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितनी हो जाएंगी, 3।
अच्छा, अब अगर मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया 1.0, ठीक है ना, 8, और मैंने इस 0 को भी यहाँ पर शो किया और इंटू 10⁻⁴। देखो बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है कि भाई मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ रखा, तो 1 2 3 4 ही रहेगी ना, 10 की पावर तो यहाँ 4 रहेगी, पर मैंने यहाँ पीछे भी एक 0 शो किया। ये पीछे 0 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरीके से हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये नंबर तीसरे डेसिमल पॉइंट तक भी क्या है, एकदम यहाँ तक करेक्ट है, मतलब यहाँ 0 ही है। अगर मैंने यहाँ 0 नहीं लगाया ना, इसका मतलब यहाँ ये भी हो सकता है, क्या पता 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर मैं 0 को शो करूंगी तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में एक तरीके से काउंट करेंगे। मतलब डिपेंड करता है तुम इसको ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो कि ऐसे लिख रहे हो। अगर तुम यहाँ पर एक और 0 यहाँ शो करोगे तो 1 2 3 4, इसमें हमारे कितने आ जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात? अगर मैं एक और 0 यहाँ शो करूँ, मतलब वो लिखूंगी तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? डिपेंड करता है उस नंबर को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस 0 को तुम शो कर रहे हो जो यहाँ पर है, और पॉइंट भी तुमने पुट करा, ये पावर लगा दी, मतलब ऐसे ध्यान में रखना जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती है 0, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। शायद खुशी ने पूछा था कि मैम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उस वीडियो में शायद था नहीं, मैंने उसको एंड तक नहीं देखा था, मैंने देखा कि वहाँ तक मैंने कहा चलो सही रूल बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बच्चे बता ही देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 0 होती है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट के रूप में हमने 0 चढ़ा दी, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो नंबर हम शो कर रहे हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस तक 0 लगाकर हम शो कर रहे हैं, उस बेसिस पर उसमें हम डिसाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट। ठीक है, और अगर कोई सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हम उनको ऐड करके जो नंबर आएगा, फिर उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी उनको निकालने के लिए ये भी रूल होती है, इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमने सारा जो टॉपिक्स तुम्हें कराए हैं, 2 जिनके मैं भेज चुकी हूँ तुम्हें वीडियो, तो उनकी मैंने तुम्हें ये वीडियो भेज दी है, जिनका मैंने तुम्हें रिटर्न वर्क भेज चुकी हूँ। तो अब तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे क्वेश्चंस को कर लेना बेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल की अलग कॉपी में करना, और इसके बाद फिर हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है बेटा।